हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर का परिचय को पढ़ा, जिसमें उसकी थ्योरी और MCQ प्लस वन लाइनर को कंप्लीट किया। आज की वीडियो में हम इसका सेकंड चैप्टर कंप्यूटर का उद्भव और विकास इसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज हम थ्योरी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका वन लाइनर और MCQ आएंगे। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है कंप्यूटर के विकास। तो फ्रेंड्स, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के यहाँ पर बहुत सारे इसके चरण हैं। तो फ्रेंड्स, कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सा नया कंप्यूटर बना, तो यहाँ पर इसमें सबको बता रखा है। सबसे पहला है अवेकस। अवेकस यह एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया जाता था। इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। इसमें तारों वायर्स वायर्स में गोलाकार मनके पिरोए जाते थे, जिसकी सहायता से गणना को आसान बनाया गया। तो ये पहला अवेकस था। उसके बाद पास्कलाइन आया। तो फ्रेंड्स, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया। यह केवल जो प्लस माइनस कर सकता था, इसे इसलिए इसको एडिंग मशीन भी कहा गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया, जो पंचकार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं जैसे जोड़ घटा गुणा भाग कर सकती थी। एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के अंदर से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। जब तक आप थ्योरी अच्छी तरह पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप ना तो MCQ दे पाएंगे और ना ही वन लाइनर। उसके बाद नेक्स्ट आता है लेडी एडा अगस्तिया। लेडी एडा अगस्तिया ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला, अतः उन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। उन्हें दो अंकों की संख्या प्रणाली बाइनरी प्रणाली के आविष्कार का भी श्रेय जाता है। तो फ्रेंड्स, एक नोट करने वाली बात है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज इसका आंसर होगा। तो उसके बाद आता है सेंसर टेबुलेटर। 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन हेलोरिथ ने इस चालित यंत्र का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया। और इन्हें कंप्यूटर के अनुप्रयोग के लिए मेमोरी के रूप में पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक पंच कार्ड क्या है, इसके बारे में बता रखा है। पंच कार्ड कागज का बना एक कार्ड है जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। पंच कार्ड रीडर द्वारा पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डाटा को पढ़ा जाता था। कंप्यूटर के लिए डाटा स्टोर करने से पहले पंच कार्ड का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में कपड़ा बुनने की मशीन को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आया मार्क वन। 1937 में 1937 से 1944 के बीच में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी के सहयोग तथा वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र का आविष्कार किया गया। इसे मार्क वन नाम दिया गया। फिर नेक्स्ट आया ABC एटॉनस्टॉप वेरी कंप्यूटर। 1939 में जॉन एटॉनसॉप और क्लिफोर्ड वेरी नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। इन्हीं के नाम पर इसे ABC नाम दिया गया। फिर नेक्स्ट आया ENIAC इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकट तथा जॉन मुचली के सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे ENIAC नाम दिया गया। फिर नेक्स्ट आया IDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमिक कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, ENIAC कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था।
इससे निपटने के लिए वॉन न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी तथा एडवेक का आविष्कार किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ नोट करने वाली बातें हैं। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर वॉन न्यूमैन को जाता है। इन्हें डाटा और अनुदेश इंस्ट्रक्शंस दोनों को बाइनरी प्रणाली 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद आता है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया था। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक प्रथम का निर्माण 1954 में जीईसी जनरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन ने किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया माइक्रो प्रोसेसर। 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 के निर्माण ने कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी। इससे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ जिसे माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन तथा एएमडी वर्तमान में कुछ माइक्रो प्रोसेसर उत्पादन ब्रांड हैं। फिर नेक्स्ट आया एप्पल सेकंड। 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया जिसे एप्पल सेकंड नाम दिया गया। फ्रेंड्स अब है सेकंड जो इसमें पॉइंट है कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। तो 3 आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। पहला है हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर, आकार और कार्य के आधार पर। हार्डवेयर के आधार पर इसको 5 पीढ़ी में बांटा है। कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार और कार्य के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। तो फ्रेंड्स ये है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो 1942 से 1955 तक इसका टाइम पीरियड था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण में निर्वात ट्यूब्स का प्रयोग किया गया जिसे वॉल्व भी कहा जाता है, और सॉफ्टवेयर मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज तथा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार किया जाता था। डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडार के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर का गणना समय या गति मिली सेकेंड में थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य कार्यों के लिए किया जाता था। ये आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। इनकी भंडारण क्षमता कम तथा गतिमंद थी। इनमें त्रुटि होने की संभावना भी अधिक रहती थी। इसका संचालन एक खर्चीला काम था। निर्वात ट्यूब्स तथा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण इन्हें वातानुकूल वातावरण में रखना पड़ता था। इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे एनिएक, यूनिवैक, आईबीएम और मार्क 1 इसके एग्जाम्पल हैं। फिर 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया। फिर उसके बाद दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आता है जिसका टाइम पीरियड 1955 से 1964 तक था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब्स की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया जो अपेक्षाकृत हल्के थे, छोटे और कम विद्युत खपत वाले थे। कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में तैयार किया गया। असेंबली भाषा में प्रयोग लिखने के लिए निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता था जो याद रखने में सरल होते थे। अतः असेंबली भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान था। तो ये सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में इनमें तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस पूछा जा सकता है कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, हर पीढ़ी में अलग अलग उसका प्रयोग किया गया। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी पीढ़ी में क्या किया गया। तो फिर उसके बाद है डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडार उपकरणों, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क आदि का प्रयोग हुआ। और उसके बाद है कंप्यूटर के प्रोसेस करने की गति तीव्र हुई जिसे अब माइक्रो सेकंड में मापा जाता था। व्यवसाय तथा उद्योगों में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हुआ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ। कंप्यूटर के कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन जैसे उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज का विकास आईबीएम द्वारा किया गया। इसे लिखना आसान हुआ, प्रोग्राम लिखना आसान हुआ। अब कुछ यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ें हैं जैसे ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में वेल लेबोरेटरीज
के जॉन वार्डेन, विलियम शाकले और वॉल्टर व्रेटन ने किया। अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का बना ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। अब इसके बाद तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आता है जिसका टाइम पीरियड 1964 से 1975 तक था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी चिप का प्रयोग हुआ, जिससे कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हुआ। एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के बाद में एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ, जिसमें एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक तथा संधारित्र का निर्माण संभव हुआ। इनपुट तथा आउटपुट उपकरणों के रूप में क्रमशः कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रयोग प्रचलित हुआ। कीबोर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश डालना आसान हुआ। फिर उसके बाद मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। सेमीकंडक्टर भंडारणों उपकरणों का विकास हुआ, जैसे रैम के कारण कंप्यूटर में इसमें वृद्धि हुई। फिर उसके बाद है इसका प्रयोग भी कंप्यूटर व्यावसायिक और व्यक्तिगत उपयोग में आरंभ हुआ, और इसमें लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा PL1, पास्कल और बेसिक का विकास हुआ। फिर उसके बाद है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। इससे उपयोगकर्ता आवश्यकतानुसार सॉफ्टवेयर ले सकते थे। फिर 1965 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 का विकास किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का आविष्कार जैक किल्वी और रॉबर्ट नोई ने 1958 में किया। सिलिकॉन की तरह सतह पर बने इस प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया। ये चिप अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन SI और G से बने होते हैं। फिर उसके बाद चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर आता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। कंप्यूटर का गणना समय पिको सेकंड में मापा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से अत्यंत छोटा और हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटर का विकास संभव हुआ। मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का प्रयोग एक साथ कई कार्य को संपन्न करने में किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर का विकास ME हॉफ ने 1971 में किया। इसे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हुआ। चुंबकीय डिस्क और टेप के स्थान अर्धचालक मेमोरी ने ले लिया। रैम की क्षमता में वृद्धि के कारण अत्यंत तीव्र हो गई। फिर इसमें जो लैन और वैन का विकास हुआ। समानांतर कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन आरंभ हुआ। फिर 1981 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसे पर्सनल कंप्यूटर PC कहा गया। सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI इसको फ्रेंड्स का फुल फॉर्म विकास पूछा जाता है कि विकास ने कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, MS विंडो, MS OS का विकास हुआ, और उच्च स्तरीय भाषा में C भाषा का विकास हुआ, जिससे प्रोग्रामिंग सरल था। अब इसमें कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं। मूर का नियम के अनुसार प्रत्येक 18 माह में चिप में उपकरणों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। ULSI में एक चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो इसका टाइम पीरियड था 1989 से अभी वर्तमान तक। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। इससे अत्यंत छोटे तथा हाथ में लेकर चलने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ, जिनकी गणना क्षमता अत्यंत तीव्र तथा अधिक थी। मल्टीमीडिया तथा एनिमेशन के कारण कंप्यूटर का शिक्षा तथा मनोरंजन आदि के लिए भरपूर उपयोग किया जाने लगा। इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के विकास ने सूचनाओं के आदान प्रदान तथा एक दूसरे से संपर्क करने के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव बनाया। भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क का विकास हुआ। 2 प्रोसेसर एक साथ जोड़कर तथा
पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा इंफॉर्मेशन हाईवे की अवधारणा का विकास हुआ। नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने के प्रयास चल रहे हैं ताकि कंप्यूटर परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं निर्णय ले सके। आवाज़ को पहचानने तथा रोबोट निर्माण में इसका प्रयोग किया जा रहा है। मैग्नेटिक बबल मेमोरी का प्रयोग भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी ने कंप्यूटर को जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर इसको अच्छी तरह समझाया गया है। जो जैसे प्रथम पीढ़ी निर्वात ट्यूब का हार्डवेयर का प्रयोग हुआ, फिर सॉफ्टवेयर, मशीन, भाषा, बाइनरी, मेमोरी, पंच कार्ड, पेपर टेप, गणना समय, गति, मिलीसेकंड, उपयोग, वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग। विशेषता थी इसकी विद्युत और यांत्रिक मशीन। उदाहरण एनिएक, एडवेक, यूनिवेक प्रथम। और गुण दोष खर्चीला, बड़ा आकार, ऊर्जा की खपत और त्रुटि की अधिक संभावना थी। इसी तरह सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी में इसका जो हमने पीछे इसको पढ़ा था उसका यहाँ पर टेबल वाइज दे रखा है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर। तो नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स? इसमें आते हैं नैनो कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर और डीएनए कंप्यूटर, केमिकल कंप्यूटर। अब नैनो कंप्यूटर क्या होते हैं? नैनो ट्यूब्स जिनका व्यास 1 नैनोमीटर तक हो सकता है के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई है। नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक संरचना का उपयोग किया जाता है। ऑटोमिक स्ट्रक्चर का उपयोग इसमें किया जाता है। और उसके बाद है क्वांटम कंप्यूटर। विद्युतीय किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं। इस कारण इन्हें एक साथ 1 और 0 की स्थिति में गिना जा सकता है। इस क्षमता का इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले छोटे और तीव्र गति वाले कंप्यूटर का विकास का प्रयास चल रहा है। फिर इस प्रकार के कंप्यूटर में पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी का बिट में मापा जाता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर को क्यूबिट में मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सीधे सीधे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि क्वांटम कंप्यूटर को किस में मापा जाता है? तो इसको क्यूबिट में मापा जाता है। फिर उसके बाद डीएनए कंप्यूटर, इसमें जैविक पदार्थ जैसे डीएनए या प्रोटीन का प्रयोग कर डाटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जा सकता है। इसे बायो कंप्यूटर भी कहते हैं। फिर इसके बाद केमिकल कंप्यूटर, इसमें गणना के लिए पदार्थ के रासायनिक गुणों व सांद्रता का उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद तीसरा एक पॉइंट है, जैसे कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। तो हमने कंप्यूटर के वर्गीकरण को 3 भागों में 3 आधार पर बांटा था। सबसे पहले थे हार्डवेयर के आधार पर, जिसमें 5 पीढ़ियाँ थी। अब उसके बाद है कार्य पद्धति के आधार पर, उसके बाद उसकी क्षमता के आधार पर होगा। कार्य पद्धति के आधार पर सबसे पहले है एनालॉग कंप्यूटर। तो समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाले भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहते हैं, जैसे तापक्रम, दबाव, विद्युत वोल्टेज आदि। एनालॉग कंप्यूटर में डाटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में होता है। एनालॉग कंप्यूटर में तीव्र अत्यंत धीमी होती है, इसकी गति अत्यंत धीमी होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रचलन बाहर हो गए हैं, जैसे एक साधारण गति, वाहन की गति, मोटर, स्पीडोमीटर, वोल्टोमीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर की तरह है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल घड़ी होगी और स्पीडोमीटर और वोल्टोमीटर के उदाहरण हैं। अब उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर। ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा गणना के लिए द्विआधारी अंक पद्धति बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में डाटा का निरूपण बाइनरी रूप 0 या 1 में किया जाता है। इनकी गति तीव्र होती है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार के हैं। इसमें आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। अब उसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है, यह डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें गणना या प्रोसेस के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में
एनालॉग संकेतों का उपयोग होता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग जैसे अस्पताल में, रक्षा क्षेत्र में, विज्ञान में आदि में किया जाता है। अब उसके बाद है आकार और कार्य के आधार पर वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, इसको 4 भागों में बाँटा था इसमें। पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी, माइक्रो और सुपर। तो आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर को मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर में बाँटा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट, लैपटॉप, वर्कस्टेशन तथा होम टॉप आदि माइक्रो कंप्यूटर के ही विभिन्न रूप हैं। तो सबसे पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में मुख्य कंप्यूटर एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता था, जो सभी डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता था। उपयोगकर्ता के डंप टर्मिनल के माध्यम से मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ता था तथा केंद्रीय डाटाबेस और प्रोसेसिंग क्षमता का उपयोग करता था। फिर उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते थे। इनकी डाटा स्टोरेज क्षमता वो अधिक होती थी तथा डाटा प्रोसेस करने की गति तीव्र होती थी। मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़कर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते थे। इसे मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता था। इसमें ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग किया जा सकता था। मेनफ्रेम कंप्यूटर में 2 या अधिक माइक्रोप्रोसेसर को एक साथ जोड़कर प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जाती है। इसमें सामान्य 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता था? मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियां, बैंक, रेलवे आरक्षण, जो हम ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करते हैं, रक्षा, अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि के क्षेत्र में किया जाता था। तो फ्रेंड्स, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये टेप्स ड्राइव्स है, ये डिस्क ड्राइव्स है। इसके साथ ये इतने सारे ये कंप्यूटर चल रहे हैं। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर। ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते थे। इनका आविष्कार 1965 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं अथवा संसाधनों का साझा उपयोग कर सकते हैं। जैसे यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी, अनुसंधान आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर किसी उपकरण जैसे टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार आदि से जुड़ा छोटा कंप्यूटर जिसे किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता था, एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटीग्रेटेड चिप के रूप में होता है और उस उपकरण के कार्य में सरल बनाता है। फिर उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर आता है। इसका विकास 1970 में प्रारंभ हुआ जब CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने किया। 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई है, जबकि क्षमता कई गुना बढ़ गई। मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता को हर क्षेत्र में पहुंचा दिया है। कई माइक्रो कंप्यूटर को संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़कर कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जा सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, नेटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न रूप हैं। अब इसमें कुछ रोचक तत्व है। कंप्यूटर निर्माण उद्योग के अग्रणी होने के कारण भारत शहर बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार, उत्पादन, रक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा आदि अनगिनत क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। अब आता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे कहते हैं PC। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। आजकल प्रयुक्त होने वाली पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। इनमें कीबोर्ड, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट होते हैं। सिस्टम यूनिट में CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और हार्डवेयर होते हैं। यह छोटे आकार का सामान्य कार्यों के लिए बनाया गया कंप्यूटर है। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसी कारण इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य करने की क्षमता वाला मल्टीटास्किंग होते हैं। PC को टेलीफोन और मोडेम की सहायता से आपस में इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। कुछ प्रमुख PC निर्माता कंपनी जैसे IBM, लेनोवो, एप्पल, कॉम्पैक, जेनिथ, HCL, HP आदि। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग भी जैसे ऑफिस हो गया, घर हो गया, डाटा सेंटर आदि यहाँ इसलिए किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है
नोटबुक, कंप्यूटर या लैपटॉप। यह नोटबुक के आकार का एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे ब्रीफकेस में रखकर कहीं भी ले जा सकता है। इसमें पर्सनल कंप्यूटर की सभी विशेषताएं मौजूद होती है। क्योंकि इसका उपयोग लैब पर रखकर किया जाता है, इसलिए इसको लैपटॉप कहा गया। और इसका आविष्कार किया था ऑसबर्न ने, एडम ऑसबर्न ने किया था 1981 में। इसमें एक जुड़ने योग्य एलसीडी मॉनिटर, कीबोर्ड, टच पैड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी ड्राइव और अन्य पोर्ट रहते हैं। विद्युत के बगैर कार्य कर सकने के लिए इसमें चार्ज की जाने वाली बैटरी का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः लैपटॉप में लिथियम आयरन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट भी जोड़ा जा सकता है। उसके बाद है इसमें नेटबुक। तो नेटबुक यह नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट के उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया जाता है। नेटबुक का आकार व वजन लैपटॉप कंप्यूटर से काफ़ी छोटा होता है तथा प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता भी कम होती है। नेटबुक शब्द की उत्पत्ति इंटरनेट तथा नोटबुक शब्द से मिलने से हुआ है। नेटबुक द्वारा इंटरनेट से जुड़ने, वर्ल्ड वाइड वेब पर सफरिंग करने, ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने, सोशल मीडिया में प्रयोग करने, वीडियो और ऑडियो फाइल अपलोड या डाउनलोड करने आदि के काम आसानी से बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट एक छोटा कंप्यूटर है जिसकी कीबोर्ड तथा माउस का प्रयोग किया जाता है। इसमें इनपुट के लिए स्टाइल्स पेन या टच स्क्रीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। टैबलेट में डाटा डालने के लिए वर्चुअल या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसे वायरलेस नेटवर्क या द्वारा इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग स्मार्टफोन की तरह किया जा सकता है। क्योंकि टैबलेट कंप्यूटर का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, इसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है। एप्पल कंपनी का आईपैड टैबलेट कंप्यूटर का उदाहरण है। फिर उसके बाद है पॉम्पस्टॉप। यह बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हाथ में रखकर कार्य किया जा सकता है। इसमें मिनी लैपटॉप भी कहा जा सकता है कि कीबोर्ड की जगह मतलब इनपुट का कार्य इसमें लिया जा सकता है। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी एक छोटा है कंप्यूटर है जिसे नेटवर्क से जोड़कर अनेक कार्य किए जा सकते हैं। इसे फ़ोन की तरह व्यवहार किया जाता है। स्मार्टफोन स्मार्टफोन एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें कंप्यूटर की लगभग सभी विशेषताएं मौजूद रहती है। इसमें डाटा इनपुट के लिए टच स्क्रीन तकनीक का उपयोग किया जाता है। टैबलेट या पीडीए एक कंप्यूटर है जबकि प्रयोग वैकल्पिक फ़ोन की तरह ही किया जाता है। दूसरी तरफ स्मार्टफोन मुख्यतः एक फ़ोन है जिसका प्रयोग कंप्यूटर प्रोसेसिंग के कुछ कार्यों तथा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। स्मार्टफोन का उपयोग एक हाथ से किया जा सकता है जबकि टैबलेट या पीडीए को दोनों हाथ से चलाना पड़ता है। स्मार्टफोन, टैबलेट तथा पीडीए हैंड हेल्ड डिवाइस कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हैंड हेल्ड डिवाइस कौन कौन से हैं, तो आपको जैसे स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, पीडीए हो गया। जो टैबलेट और पीडीए है इसको दोनों हाथ से चलाना पड़ता है, लेकिन स्मार्टफोन को आप एक हाथ से चला सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे अंतर बता रखे हैं। अंतर वही होंगे जो आपने इसको पीछे पढ़े, जो वो एक हाथ से चलाया जा सकता है स्मार्टफोन, और टैबलेट पीडीए दोनों हाथों से चलाया जाता है। इस तरह के इसमें ये इसके अंतर होंगे। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर का निर्माण उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समानांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है। इनमें मल्टी प्रोसेसिंग व पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। समानांतर प्रोसेसिंग में किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर इसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न कराया जाता है। सुपर कंप्यूटर पर अनेक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं, इसे मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर विश्व का सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किसमें की जाती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में की जाती है। यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट का तात्पर्य कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए गए किसी भी कार्य से है जिसमें भिन्न संख्याएं भी शामिल हो सकती है। वर्तमान कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की गति पेटा फ्लॉप में मापी जाती है। एक पेटा फ्लॉप 10.15 फ्लॉप की है। तो विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय अमेरिका के क्रे रिचर्ड कंपनी को जाता है जिसकी स्थापना साइमन क्रे ने की थी। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए
साइमर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता या फिर सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया। तो साइमर क्रे इसके जन्मदाता कहा जाते हैं और अमेरिका की क्रे कंपनी ने इसको किया था सबसे पहले आविष्कार। अब उसके बाद इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान और डिजाइन के लिए, पेट्रोलियम उद्योग में तेल के भंडारों का पता लगाने के लिए, वायुयान और ऑटोमोबाइल उद्योग में डिजाइन तैयार करने के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधानों में, मौसम विज्ञान या मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, रक्षा क्षेत्र में, कंप्यूटर पर परमाणु भट्टियों में सब क्रिटिकल परीक्षण के लिए इसका साथ सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट, भारत में सुपर कंप्यूटर। तो भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे द्वारा किया गया। परम 8000 सीडैक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका निर्माण 1991 में किया गया। इसके निर्माण का श्रेय डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। परम पदम सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2003 में किया गया जिसकी गणना क्षमता 1 टेराफ्लॉप्स यानी 1 खरब गणना प्रति सेकंड थी। परम युवा 11 सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 में किया गया जो सीडैक द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जिसकी गणना क्षमता 500 टेराफ्लॉप है। इस तरह के सुपर कंप्यूटर विश्व में कुल 5 देशों अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत के पास ही उपलब्ध हैं। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया गया। पेस प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कॉम्पुटेशन एंड एवोल्यूशन सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण अनुराग एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप हैदराबाद द्वारा DRDO के लिए किया गया। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्चर का विकास नाल बेंगलुरु द्वारा 1980 में किया गया। अब कुछ यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ें हैं। IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज में विश्व चैंपियन गैरी कॉस्लोव को पराजित किया था। यह 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर। तो आज हम आपके लिए कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं जिसमें हमने कंप्यूटर का उद्भव और विकास पढ़ा। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम इसके MCQ और वन लाइनर को लेके आएंगे। अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहाँ पर सीरीज बना रखा है तो आप इसको स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि फ्यूचर में आपको सबसे पहले अपडेट और वीडियोस मिले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।